सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों से मच वेटेड वीडियो थी है फॉर्च्यूनर के ओनरशिप रिव्यू की। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक मेरे पास ओल्ड एंडेवर ही है, बट मेरी जो डेली ड्रिवन कार है वो है फॉर्च्यूनर। ये कौन सा मॉडल है, क्या क्या इसकी डिटेल हैं, वीडियो एंड तक देखना। अगर आप यूज्ड मार्केट में अगर आप फॉर्च्यूनर देख रहे हैं या सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप नई फॉर्च्यूनर लेना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। जो मेरा इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है, ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 मैं इसे ड्राइव कर चुका हूँ जब मैंने ली थी उसके बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना ओडोमीटर दिखाना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है। एज यू कैन सी 1,35,619 किलोमीटर ये चल चुकी है। मैंने ये कार ली थी जब ये 79,000 चली हुई थी। मैं इसका सेकंड ओनर हूँ। पहले ओनर ने 79,000 चला के सेल करी थी एंड उसके बाद से सारी ड्राइव भी जितनी भी हुई है मैंने ही करी है इसकी। यूज्ड फॉर्च्यूनर लेने के दो रीज़न है। एक तो भाई नई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव हो चुकी है, एज़ यू नो। नई अगर आप लेने जाएंगे, दिस इज़ सिग्मा 4 वेरिएंट 4x4 जो टॉप मॉडल आता है इसका। अगर आज के टाइम में आप इसको लेने जाएंगे आपको करीब करीब ये 50 लाख या उससे भी ऊपर की पड़ेगी। लेजेंडर और भी महंगी है। GR स्पोर्ट्स तो ऑलमोस्ट 60 टच कर रही है। ये मेरे को बहुत अच्छी डील पे मिल रही थी तो मैंने ये ली। दिस इज़ 2018 मॉडल। इस मॉडल को लेने के एक और ख़ास बात ये थी, इसके अंदर ना तो AdW हमें ऐड करना पड़ता। ये पहली जनरेशन, मतलब जब ये नया फेसलिफ्ट आया था उसके स्टार्टिंग के मॉडल की कार है। जब ये AdW ऑयल ऐड करने वाला, ये जो यूरिया बोलते हैं जिसे हम डीजल यूरिया, वो ऐड करने वाला इसके अंदर कोई झंझट नहीं था। तो ये वो वाला मॉडल है। एंड ना ही इसके अंदर वो DPF रीजनरेशन का जो आजकल वार्निंग आती है, आपको पर्टिकुलर RPM पे गाड़ी चलानी पड़ती है, DPF फिल्टर चोक हो जाता है, इसमें वो दोनों ही दिक्कतें नहीं हैं। ये अनरिस्ट्रिक्टेड वर्जन है मेरा। बट इस मॉडल में जो अभी इंजन है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 175 हॉर्स पावर। मुझे आई हैव टू चेक इट ऑनलाइन, आई कैन बी रॉन्ग ऑन दिस, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट ये सेम इंजन नई फॉर्च्यूनर्स में अभी समवेयर अराउंड 204 हॉर्स पावर बनवा रहा है। वो हम उस पर भी जल्दी काम करेंगे। मैं एम प्लानिंग टू रीमैप दिस वन। रीमैप होने के बाद ये भी 205 हॉर्स पावर के आसपास बनाएगी एंड 500 न्यूटन मीटर टॉर्क हो जाएगा इसका। तो ये कैपेबल है इतना पावर जनरेट करने के लिए। अभी ये कंपनी से पहले जब फॉर्च्यूनर आ रही थी तो इतना ही पावर बना रही थी। इंजन ये सेम है 2.8 जो इनका इंजन आता है। आजकल ये प्राडो में भी, आई गेस नई प्राडो में भी यही आ रहा है, नई हाइलक्स में भी यही आ रहा है, फॉर्च्यूनर में भी यही आ रहा है। तो ऑल ओवर मतलब बहुत पॉपुलर इंजन है इनका ये 2.8 जो भी ये इसके अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। एज यू कैन सी 79,000 पर मैंने ये चली हुई ली थी। उसके बाद मैंने जितने भी किलोमीटर चलाए, मैं आपको बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस। जैसी ये 79,000 पर चल रही थी, आज भी ये वैसी ही चल रही है। एंड आई एम श्योर नेक्स्ट जब ये 2,35,000 हो जाएंगे तब भी ये ऐसे ही चलेगी। यहाँ बात आ जाती है इसकी। टोयोटा जो ब्रांड है ना, इनका जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो बहुत मेजर है। मेरे पास सामने देख सकते हैं आप, ओल्ड जनरेशन इनोवा भी खड़ी है, वो भी 1.5 लाख प्लस चल चुकी है। दिस इज 2015 मॉडल। इससे पहले भी मेरे पास 2 इनोवा रह चुकी हैं। इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ फॉर्च्यूनर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यूज लें, वो ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू भी बड़ी नेक्स्ट लेवल है। मैंने जितने की ली थी, अगर आज मैं इसको बेचना जाऊँ तो मैंने जितने की ली थी उससे ज़्यादा की आज भी ये बिक रही है। कमाल की बात ये है, इसकी रीसेल वैल्यू इतनी नेक्स्ट लेवल है। और जहाँ नहीं लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, आई एम श्योर। एंड मुझे नहीं लगता 50 लाख ये जस्टिफाई करती भी है। 30 तक अगर आपको ये मिल रही है तो ये जस्टिफाई करती है। 30 लाख इसके पैसे पूरे, मतलब आंख बंद करके ले लो। 30 में अगर आपको कोई अच्छी फॉर्च्यूनर मिल रही है और अगर आपका बजट है 50 का भी, तो भी आप ले सकते हो। गाड़ी में कमियां जो हैं वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तो जो सभी को पता ही है, इंटीरियर के नाम पे सबका अपना अपना टेस्ट होता है। पर्सनली मेरे को सिंपल सोबर इंटीरियर पसंद है, जैसे इसका है। ज़्यादा चटकीली लाइटें, टच स्क्रीन मुझे नहीं पसंद। मुझे यानी एनालॉग मीटर बड़ा पसंद आता है, नीडल वाला। मुझे डिजिटल मीटर पसंद नहीं है, तो मेरे लिए ये सही है।
सबके अपने चॉइस होते हैं, कईयों को आजकल टच स्क्रीन और ये यहाँ से एलईडी वहाँ से एलईडी, सनरूफ। टू बी ऑनेस्ट मुझे ना सनरूफ की कभी ज़रूरत पड़ी ना कभी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी इस गाड़ी के अंदर हैं। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे मर्सिडीज़ से, बीएम से या और गाड़ियों से, तो लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। बट जो रफ एंड टफ फीलिंग आनी चाहिए, जो इसकी ड्राइव है वो बहुत प्यारी है दोस्तों। स्टेबिलिटी जो है हाईवे पे बहुत वो नेक्स्ट लेवल है। इसका स्टीयरिंग हाइड्रोलिक आता है तो काफ़ी हैवियर साइड पर है। सिटी यूज़ में आपको ये तकलीफ़ दे सकता है क्योंकि आपको मूव करने में बड़ा ना परेशानी होती है, क्योंकि काफ़ी हार्ड है स्टीयरिंग। एंड अदरवाइज़ बट हाईवे स्पीड पर यही स्टीयरिंग बहुत आपको ना कॉन्फिडेंस भी एस्पायर करता है, क्योंकि हाई स्पीड पे आपको स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड ही चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग में ना वो स्टेबिलिटी इशू डर लगता है हाई स्पीड पे कट करने के लिए। तो दैट्स अबाउट द स्टीयरिंग। सीट कंफर्ट की मैं बात करूँ, मेरी हाइट है 6 फीट मेरी हाइट है एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली। मैं हाथ खोल के बैठ सकता हूँ ऐसे। सो कंफर्ट के मामले में सीट बहुत कंफर्टेबल हैं। नई जनरेशन वाली सीट्स में वेंटिलेटेड सीट भी आ रही है, इस वाले में मॉडल में नहीं आता था। तो ओवरऑल कंफर्ट इज़ नॉट अ इशू। एंड जो बॉडी रोल भी है ना सीट के अंदर, जैसे आप हाई स्पीड पे चलते हो तो पैसेंजर भी प्लांटेड बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हिल रहे हैं। मैंने बहुत लोगों की थार ड्राइव करी, एक्सयूवी में बैठा, स्कॉर्पियन में बैठा, तो उसमें गाड़ी ऐसे ऐसे हिलती है। बट इसके अंदर जैसे बैठे हैं हम वैसे ही बैठे रहते हैं और मतलब प्लांटेड रहती है ड्राइव। कहने का मतलब ये है। अभी तक इसके अंदर मैंने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाई थी, ये एकदम स्टॉक गाड़ी है। मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। सो ये मेरी पूरी गाड़ी अभी तक स्टॉक थी, सिवाय टायर्स के। टायर्स मैंने लेते ही चेंज करवाए थे क्योंकि 79,000 जो कंपनी टायर्स थे ब्रिजस्टोन के वो चल चुके थे और वो घिस चुके थे। तो मैंने इसमें डलवाए थे अपोलो एप्टेरा ऑल टेरेन टायर है 82 एंड टायर साइज़ यू कैन सी 265/60 R18। ये साइज़ चलता है फॉर्चूनर में जो कंपनी से आता है। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू अपग्रेड दिस टायर। उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं कि कौन सा टायर साइज़ इनमें डलवाएंगे और कौन सा इसमें ब्रांड डलवाने वाले हैं। बहुत मॉडिफिकेशन प्लान करी है मैंने इसके लिए भी। दिस इज़ आवर फ्यूचर प्रोजेक्ट। सस्पेंशन भी चेंज करेंगे हम इसका और कॉस्मेटिक चेंजेस भी करेंगे, साथ के साथ ये टायर्स भी हमें करनी है। तो इन टायर का क्या रिव्यू है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो हाईवे स्टेबिलिटी है वो रोड टायर से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो कम मिलेगी, क्योंकि एज यू कैन सी इसके ट्रेड पैटर्न्स इस तरीके से हैं। तो व्हेन यू ब्रेक ऑन हाई स्पीड कई बार स्टेयरिंग वॉबल करता है। उसके दो रीज़न हो सकते हैं, आपकी डिस्क भी स्किमिंग मांग रही है, डिस्क के ऊपर लाइन आ जाती हैं। बट इन टायर्स की स्टेबिलिटी मतलब हाईवे परफॉर्मेंस रोड टायर से कम ही है, मैं आपको ऑनेस्टली रिव्यू बता रहा हूँ। बट जहाँ टूटी हुई सड़कें आएंगी, मड पैच है, कीचड़ है, तो उसमें ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑल्सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट दीज टायर, क्या कोई भी ऑल टेरेन टायर डालने के सोच रहे हो आप, जैसे योकोहामा है, BF गुडरिच है, इनमें भाई हवा का प्रेशर भी ना आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। बिकॉज अगर आप हवा इनमें ज़्यादा रखोगे तो आपकी जो राइड है वो बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाएगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा। अगर मैं इनके अंदर 35-40 PSI हवा डाल के चलाता हूँ तो गाड़ी ना एकदम बजने लग जाती है, खड्डों में ना तो धप करके आवाज़ आती है और राइड बड़ी मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो उसके अंदर हमें जो हवा भी है वो भी कंट्रोल्ड उसमें डालनी पड़ती है, नाप तोल के कितना वेट है अंदर क्या है। जैसे कई बार 28 है, 30 है, 32 है। तो ये आपको हवा का एक्सपीरियंस, मतलब मैं आपको ये बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, मैंने भी सीखी है विद टाइम। हवा का प्रेशर हमेशा उतना डालना पड़ेगा जितनी ज़रूरत है कार को। एक्स्ट्रा हवा डाल के चलाओगे तो आपकी राइड क्वालिटी बिगड़ने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कुछ और 2-3 चीज़ों के बारे में, सो दिस इज़ द फोर व्हील ड्राइव वर्जन जो सिग्मा वेरिएंट होता है। यहाँ से इसका हम स्विच कर सकते हैं। यहाँ से एक और मेजर जो रीज़न था इस कार को लेने का था वो इसका नंबर। तो जब मैंने कार परचेज़ करी, नंबर भी मेरे को साथ में मिल रहा था। इस नंबर की खास बात यह है, इसमें आपको कोई कोड नहीं दिखेगा। HR 96 के बाद सीधा डायरेक्ट नंबर है, ना कोई ABC। ये जब होता है यूजुअली जब कोई नई सीरीज़ खुलती है। फॉर एग्जांपल जब ये 96 की सीरीज़ खुली थी तब इसमें कोई कोड नहीं था। अब इसके बाद आगे 96A आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, ऐसे चलता है। तो आई वॉज लकी इनफ टू गेट द नंबर। ये मैंने जब गाड़ी खरीदी मेरे को साथ में मिल गया था प्रीवियस ओनर का। मुझे पता है बहुत लोग अब इस नंबर को सर्च भी करने वाले हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब आप इसको किसी भी ऐप पे सर्च करेंगे
फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर्स चेक करने के लिए, चालान एंड स्टफ लाइक दैट, तो इसमें मैं थर्ड ओनर दिखाई देगा, क्योंकि ये जिसने पहले गाड़ी ली थी उसने ये लेते ही किसी और को सेल आउट कर दी, तो टेक्निकली ये तभी सेकंड ओनर हो गई थी। फिर उसने ये चलाई 79,000 एंड सेकंड ओनर टेक्निकली मैं हूँ, बट ऑन पेपर मैं थर्ड शो होऊंगा, क्योंकि वो 3 लोगों के नाम चेंज हो चुकी है। बट ये जो ओनर्स थे सारे मेरे नोन ही थे, सो आई न्यू कि गाड़ी कैसी चली है क्या था, तो पेपर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ओनर कितने आ रहे हैं। बट ये मैं अब जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि इसके कितने ओनर नंबर पे हैं। मैं थर्ड ओनर आऊँगा पेपर पे, बट टेक्निकली आई एम सेकंड ओनर। ऑल्सो इस तरह अगर आप नंबर लेना चाहते हैं, इसका प्रोसीजर बिडिंग के थ्रू होता है। चंडीगढ़ इसकी फ़ाइल जमा होती है, हरियाणा सीरीज़ की, एंड आपको ये नंबर 1 से 1.5 लाख रुपए में पड़ सकता है, डिपेंडिंग क्या बिड चल रही है। ऑल्सो उसके अलावा मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाई हुई है, थोड़ी बस इसको सरकारी स्टॉक लुक दी हुई है। साइड में फ्लैग रॉड है, इसके अंदर लाइट्स भी लगी हुई हैं अंदर, जो खुफिया लाइट्स हैं, जिनको पता है वो समझ गए होंगे क्या है। स्टॉक प्रोजेक्टर और फॉग लैम्प चल रहे हैं अभी। इन फ्यूचर मैं ये भी चेंज करवाने वाला हूँ, उसका हाई इंटेंसिटी की हम लाइट्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा अभी तक मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं करा है, एकदम बिल्कुल स्टॉक गाड़ी थी ये और बढ़िया चल रही है। आज तक इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई इसके अंदर कभी कोई मैल फंक्शनिंग लाइट नहीं जली है, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सच आई एम लाइक फुली सेटिस्फाइड विद फॉर्च्यूनर। एंड सबसे कमाल की बात जो फॉर्च्यूनर की है भाई, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। इस गाड़ी की नॉर्मल सर्विस आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में हो जाएगी, जो जर्नल सर्विस होती है। कुछ चेंज भी होना होगा तो मुझे नहीं लगता 15-16 हज़ार से ज़्यादा का जो मेजर सर्विस होती है आपका बिल आने वाला है। सो टोयोटा का ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक बार अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आपका ना बाद की लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। 10,000 किलोमीटर के बाद अगर आपको इतनी बड़ी गाड़ी के 8-10 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं सर्विस के, तो आई डोंट थिंक वो ज़्यादा है, वो बहुत ही रीज़नेबल है एंड प्रॉब्लम फ्री गाड़ी है ये बिल्कुल। सो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर कोई प्लान कर रहा है लेने का, कोई एंथुजियास्ट है या वैसे भी फैमिली कार सोच रहा है, सेकंड हैंड लो। इसमें AW ऑयल का भी चक्कर ना आए, DPA फ़िल्टर वाला भी ना आए। 2018 मॉडल लोगे तो इसकी 10 साल की वैलिडिटी तो अभी भी पड़ी है 2028 तक, तो आपको बहुत अच्छी डील में मिल जाएगी। सो थोड़ी हाइट की बात करेंगे। मेरी हाइट 6 फीट है, तो उसमें चढ़ते टाइम आई कैन ईज़िली गो इन एंड आउट। पर अगर कोई छोटी हाइट का है उनको ये स्टेप का यूज़ करना पड़ सकता है। मुझे कभी फील नहीं हुए, क्योंकि अपनी हाइट का इशू नहीं है। उसके अलावा मैं आपको सीट का भी एक आइडिया दे देता हूँ कि अंदर से कैसा घुसना और उतरना कैसा है इसके अंदर। यू कैन ऑल्सो ग्रैब दिस हैंडल, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ऑफ रोडिंग के टाइम पे घुसने और निकलने के लिए। यहाँ से आप अपनी सीट हाइट ऊपर नीचे या आगे पीछे कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे इसकी पसंद नहीं है मैं उसके बारे में थोड़ा और आपको बताना चाहता हूँ। रियर सीट जो कंफर्ट है ना यार इसका, वो एज़ कंपेयर टू फ्रंट वो मुझे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अब मेरी थाई थोड़े हवा में जा चुके हैं, तो आई फील थाई सपोर्ट थोड़ा और हो सकता था। फ्रंट सीट में भी मुझे अगर आप इसको सफारी से कंपेयर करोगे ना, मैं अपने एक फ्रेंड की सफारी में बैठा था, ओल्ड जनरेशन सफारी, तो उसके अंदर थाई सपोर्ट भाई लाजवाब था। तो इसके अंदर थाई सपोर्ट मुझे थोड़ा, क्योंकि ना सीट नीचे चली गई है, पैर हवा में चला रहे हैं, थाई सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा आपका लॉन्ग ट्रैवल में आपको अच्छा रहेगा कंफर्ट। सो वो मुझे थोड़ा मिस होता है इसके अंदर, वो थोड़ा बेटर किया जा सकता था। उसके अलावा मैंने कुछ चेंजेस और करवाए हैं इसके अंदर, जैसे हम यहाँ से इजीली लगा सकते हैं इसको। सो ये एक ऐड ऑन था जो मैंने करवाया था। एक ये फ्रेशनर है, बेसिक स्टफ़, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फैंसी चीज़ें जो काम की चीज़ें। इसमें आपको एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलता है, आप यहाँ पे रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी ड्रिंक्स ठंडी रखने के लिए, किसी भी प्रकार की ड्रिंक्स हो सकती हैं वो, बट ये बड़ा यूजफुल फीचर है। छोटी छोटी चीज़ें जो आती नहीं है। मैंने इसमें एक बाहर से TPMS भी लगवाया था। ये मेरा अभी करंटली नॉट
वर्किंग है क्योंकि ख़राब हो गया था। अब मैं प्लानिंग के अंदर वाला लगवाऊँ जो रिम के अंदर लगता है, ये आउटसाइड वाला था, ये ख़राब हो गया था, उसके अंदर सेंसर भी दिख जाता था। नई जनरेशन में आई थिंक अब मिल रहा है इन बिल्ट गाड़ियों के साथ, मुझे पता नहीं है, पहले वाले में तो नहीं आता था TPMS, वो मुझे लगता है मिसिंग है, इसके अंदर आना चाहिए। TPMS बहुत ज़रूरी फ़ीचर है, इनको देना चाहिए था। एक ये मैंने फास्ट चार्जर लगाया हुआ है इसके अंदर, अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने के लिए। एक मैंने ये मैट्स लगवाए हुए हैं, इसे ऑफ रोडिंग मैट्स बोलते हैं, GFX कंपनी है आगे से, GRX, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। ये वाटर प्रूफ रहते हैं और मतलब वन टाइम एक बार डाल दिए कहीं नहीं जाने वाले हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि गंदे बहुत जल्दी होते हैं, मिट्टी बहुत जल्दी कैच करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये साफ़ भी उतनी ईजिली हो जाते हैं। मैं पानी में आपको धो रहे हैं 2 मिनट साफ़। इसका मुझे एक चीज़ और जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो इसका म्यूज़िक सिस्टम। भाई बहुत ही 3rd ग्रेड क्वालिटी के स्पीकर देती है टोयोटा, इसमें भी कुछ फैसिलिटी नहीं आती और आवाज़ भी। सो इन फ्यूचर हम इसको भी करेंगे, साथ के साथ हम डैम्पिंग भी करवाएंगे। सो म्यूज़िक में भाई मैं इसको थम्स डाउन दूंगा गाड़ी को, ये टोयोटा को थोड़ा बेटर म्यूज़िक सिस्टम दे सकती थी। और इसके अलावा अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी इसके अंदर। अब मेरा प्लान है इस वीडियो के बाद जो इसकी वीडियोस आएंगी वो सारी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड होंगी, कि इसमें मैं अब क्या क्या करवाने वाला हूँ। बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे, सस्पेंशन है, टायर है, कॉस्मेटिक मॉड्स हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो अब सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो बेल आइकन ज़रूर ऑल कर लेना, और नए हो तो भी कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि अब वीडियोस की झड़ी लगने वाली है। फॉर्च्यूनर की प्रोजेक्ट सीरीज़ भी चलेगी, एंड बहुत जल्द हमारी रॉयल एनफील्ड की जो प्रोजेक्ट बाइक थी वो भी तैयार होने वाली है, तो उसकी भी डिलीवरी लेंगे हम। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हैं इस कार से रिलेटेड, या कोई भी सवाल जवाब है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, मैं करता भी हूँ, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। इसकी अगर एवरेज की बात करें तो ये प्यार से चलाने पर 13 से 14 की एवरेज आराम से दे देती है हाईवेज़ पे, अगर आप इसको इकोनॉमी मोड में चला रहे हैं और आराम से RPM मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप इसको फुल रेव कर रहे हैं और एकदम मतलब भगा के चला रहे हैं तो ये फिर 10 साढ़े 10 की एवरेज देती है, उससे नीचे भी जा सकती है, बट हाँ इतनी 10 साढ़े 10 में तक तो ये दे देती है आराम से। सो फ्यूल इसका एक बार फुल टंकी करवाने के बाद 700 प्लस आप चल सकते हो, डिपेंडिंग आप कैसे ड्राइव कर रही हो। रेंज तो इसकी 800 साढ़े 800 तक की भी दिखाती है, बट आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा आप कितनी रेंज आप इससे निकाल पाओगे। तो 700 किलोमीटर तो आप लगा के चलो आराम से, आप एक बार फुल टैंक में इसमें चल सकते हो। ऑल्सो इसके अंदर जो भी करंट सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ लगता है मेरे को, क्योंकि गड्ढों में इसमें झटके ज़्यादा फील होते हैं। सो इसलिए मेरा फ्यूचर प्लान ये है, मैं इसके अंदर सस्पेंशन अपग्रेड भी करूँगा। मुझे थोड़ा ऑफ रोड बेस्ड सस्पेंशन सेटअप चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हैं, एकदम टूटी हुई सड़कें हैं, गाँव की सड़कें भी हैं, तो मुझे उसके हिसाब से सस्पेंशन सेटअप चाहिए। करेंटली जो टोयोटा ने में सेटअप दिया हुआ है थोड़ा वो हाईवे ओरिएंटेड ज़्यादा है। हाईवे पे ग्रिप बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट वो टूटी सड़कों के हिसाब से वो नहीं है बिल्कुल। और इंडिया में 80% हमारा ट्रैवलिंग जो है टूटी हुई सड़कों पर ही है, तो वो भी मेरा एक एड ऑन मैं इसमें डेफिनेटली करवाने वाला हूँ। So if you are someone who is planning to buy a used Fortuner, I will suggest आप इसको अपने हिसाब से टेस्टफुली मॉडिफाई करो बजट लेके। अगर आपका बजट 50 लाख का है, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू Fortuner 25 से 30 लाख की आप चली हुई Fortuner लो, एंड उसके बाद आप उसके अंदर पैसा लगा के अपने हिसाब से उसको बनाओ। जैसे टायर है, सस्पेंशन है, परफॉर्मेंस है, इन पे मॉड्स करो, तो 50 लाख में आपकी ऐसी गाड़ी तैयार हो जाएगी जो कि एक गो एनीवेयर व्हीकल है, फुल एक्सपीडिशन रेडी, कहीं भी जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू विल एंजॉय राइडिंग दैट एवरी डे इंस्टेड ऑफ बाइंग अ स्टॉक कार ऑफ 50 lakhs। दिस इज़ माई सजेशन टू यू कि आप चली हुई लो एंड उस पर पैसा लगा के अपने हिसाब से उसे बनाओ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरा यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यू कैन सर्च इट abhay_pal_singh। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन ऑल पे कर लेना, तभी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।